भी आदरणीय साथियों को नमस्कार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जा रही है और उसी लाइन में प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से ये चर्चा, विचार, संवाद का कार्यक्रम हम सबके सम्मिलित प्रयासों से शुरू हुआ है और काफ़ी अच्छी चर्चा, काफ़ी अच्छा विमर्श सुनने को हमें मिला। उसमें श्रोता के तौर पर मेरी भागीदारी रही है और प्रगतिशील लेखक संघ के साथ मैं एक श्रोता के रूप में ही अनेकानेक वर्षों से जुड़ा रहा। एक समय था जब इसकी साप्ताहिक काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थीं, तब भी मैं श्रोता होता था। बहुत सालों में श्रोताओं में ही रहा, क्योंकि मेरी अपनी जगह दूसरी थी, मेरी लाइन दूसरी थी। क्योंकि लिखना और अध्ययन करना ये थोड़ा मेरे स्वभाव में नहीं था। मुझे पहली बार प्रगतिशील लेखक संघ के मंच पर एक बार विचार अपने व्यक्त करने का अवसर तब मिला जब हमारे सबके श्रद्धेय प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित जी के जीवन काल में उनके महत्व पर एक चर्चा हुई थी, एक कार्यक्रम हुआ था। और तब मैंने बहुत सारे अपने साथियों के बीच में प्रकाश जी के बारे में, उनके समकक्ष, उनके समकालीन अनेक लोगों के बारे में जो कुछ मैं सोचता था वो मैंने व्यक्त किया था। आदरणीय साथियों, ये दौर है जिस दौर में बहुत ज़ोर शोर है, ज़ोर शोर से ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो हमारे राष्ट्रीय नायकों को याद कर रहे हैं, वरना तो लोगों ने भुला दिया था। और वो ये भी बता रहे हैं कि आप लोग सब भूल ही जाओ, हम ही याद करेंगे और हम ढूंढ ढूंढ के वो बातें लाएंगे और आपको बताएंगे जो पूर्णतया असत्य पर आधारित हैं। झूठ ही उनका एकमात्र आधार है। बहुत सारी बातें हैं, भूल जाओ आप लोग। टैगोर के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते, गांधी जी के बारे में भी कुछ नहीं जानते आप, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते, अशफाक उल्लाह खान के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। जवाहरलाल नेहरू तो उनके टारगेट पर बहुत समय से हैं और जवाहरलाल नेहरू इसलिए टारगेट पर हैं कि जवाहरलाल नेहरू का एक विज़न था इस देश को बनाने का। आज़ादी के आंदोलन में उनकी जो भूमिका है, उनके अलावा उन्होंने अभी गांधी जी को थोड़ा रखा है टारगेट पर। कभी कभी गोडसे को देशभक्त बता करके वो ये जानना चाहते हैं कि देश के लोग हमें समर्थन कितना दे रहे हैं। कभी कभी किसी से कहलवा देते हैं कि गोडसे देशभक्त था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अभी उनकी तरफ से, उस कैंप की ओर से कोई ऐसी वैसी बात नहीं आई है, लेकिन ये प्रयास हो रहा है कि बहुत लोग भुला दिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया, सरदार पटेल को भुला दिया गया, और ये देखिए हम लोग हैं जो याद कर रहे हैं उनको। ये लोग जो अनेक वर्षों तक इस देश में सत्ता में रहे, इस देश की सत्ता को संचालित करते रहे, इन्होंने सबको भुला दिया। हम हैं जो याद कर रहे हैं और नई नई चीज़ें निकाल के ला रहे हैं कि किसने किसके साथ क्या किया था, किसने किसके साथ कैसा व्यवहार किया था, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी, राष्ट्र उस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, और स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में वो सारे के सारे हमारे महान लोग क्या इस देश के बारे में सोचते थे और स्वतंत्रता के बाद वो कैसा देश बनाएंगे, कैसे देश को मिलजुल करके चलाएंगे। क्योंकि जिस देश में एक ही तरह के स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग धाराएं भी काम कर रही थीं। कुछ लोग गांधी जी की सत्य और अहिंसा की लाइन के साथ थे, कुछ लोग कहते थे नहीं, सत्य और अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, तो अशफाक उल्लाह खान भी थे। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब किसी अशफाक उल्लाह खान की आवश्यकता नहीं है, किसी मौलाना आज़ाद की आवश्यकता नहीं है। अब तो कुल मिलाकर के जो हैं वो हम हैं।
और हम जो बताएंगे वही उसी को आप लोग सत्य मानिए। ऐसी कठिन परिस्थिति में और इस दौर में जबकि सब कुछ एक तरफा चल रहा है, बातें जरूर हो रही हैं कि सबका भारत होगा, लेकिन एक तरफा ही भारत बनाने के पूरे पुरजोर प्रयास हो रहे हैं। और उस एक तरफा भारत में मौलाना आज़ाद के लिए, शहीद अशफाकुल्ला खान के लिए, या और जो लोग उससे पहले भी बहुत सारे लोग जो आज़ादी के आंदोलन में रहे, उनके लिए कहीं कोई जगह उनके एजेंडे में नहीं है, उनके विषय में नहीं है, उनके तौर तरीक़ों में नहीं है, उनके व्यवहार में नहीं है। और एक अलग तरह का भयभीत करने वाला वातावरण इस देश में बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है जो सच जानते हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलनों के नायकों के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग, या मैं तो बहुत कम जानने वालों में से मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं कम जानने वालों में हूं, लेकिन जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो कम से कम सच्चाई से हमको अवगत कराएं कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक थे, राष्ट्रीय आंदोलन में जो रहे, उनके पास क्या विज़न था, क्या उनका जीवन था, क्या उनका तौर तरीका था, आज़ादी के आंदोलन में कौन किसकी प्रेरणा से आया, किसने किस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में काम किया, और तब जाकर के कहीं ये मुल्क आज़ाद हुआ। ऐसे ही एक हमारे राष्ट्रीय नायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आज हम लोग यहाँ पर आपसी समझदारी के आधार पर कुछ चर्चा साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अपने समय के, उस समय के जब महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे, उस समय वो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट थे उस क्षेत्र के, और इतनी उनकी प्रैक्टिस चलती थी, उतनी उनके पास भीड़ होती थी कि मतलब गांधी जी भी देख के चकित रह गए थे। और गांधी जी ने जब उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात राजकुमार शुक्ला, जो कि उस क्षेत्र के निलहे अंग्रेज़ों के अत्याचारों से पीड़ित किसानों के मामले लेकर के गांधी जी के पास गए, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कराई। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से गांधी जी ने कहा कि आप आइए, देश के वकील बनिए, देश के लोगों के मामले आगे आइए, देश के लोगों का नेतृत्व करिए। तो गांधी जी की प्रेरणा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज़ादी के आंदोलन में आ जाते हैं। आदरणीय साथियों, हमारे यहाँ एक बड़ा मामला अजीबोगरीब ढंग से चलता है। मैं अभी एक कार्यक्रम में माधव अंध आश्रम में गया हुआ था, वहाँ मैंने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की फ़ोटो लगी हुई है। सन 1955 में वो इस ग्वालियर में आए। सन 1955 में ग्वालियर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और उन्होंने माधव अंध आश्रम की शुरुआत की, ऐसा उस फोटो में। और जो उस समय के माधव अंध आश्रम की कमेटी के जो कोई अध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही एक अद्भुत व्यक्ति, जिसके चेहरे पर बड़ा तेज है, बड़ा आत्मविश्वास है, और एक मतलब सादगी भी है, और सरलता भी है, सहजता भी है। बहुत शानदार फ़ोटो मैंने देखा। और वो उस ज़माने के जो फ़ोटो होते थे, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, वो मैं समझता हूँ कि आज भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ लगे हैं वो बहुत सुरक्षित हैं। तो इस मायने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ग्वालियर से भी संपर्क हुआ है, और मुझे ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि वो माधव अंध आश्रम की शुरुआत कराने के लिए यहाँ पर ग्वालियर में आए हैं। आदरणीय साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक कार्यक्रम में मैं था, हमारे कुछ राजनीतिक साथी थे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था। तो मैंने एक प्रश्न पूछा लोगों से कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपको मैं ये अपने मतलब पीड़ा बता रहा हूँ, अपना कष्ट बता रहा हूँ कि मुझे कम से कम 100, 150, 200 लोगों की उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई सही उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति
के बीच में सन 1946 से भारतीय संविधान सभा का काम शुरू हो गया था और उस भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कहीं से हमें कोई सही उत्तर नहीं मिला, कोई व्यक्ति ये बताने को मतलब तत्पर नहीं हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हम लोगों का स्वभाव कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोग या तो बहुत भीड़ देख के जो है प्रभावित होते हैं, या हम लोगों को लगता है कि कुछ राजनीति के लोगों की बड़ी मजबूरियां हैं कि वो देखते हैं कि वोट किसके नाम पर है इस देश में, तो वोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर नहीं पड़ता, वोट लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर नहीं पड़ता, वोट गुलजारी लाल नंदा जी के नाम पर नहीं पड़ता इस देश में। गुलजारी लाल नंदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक ऐसे व्यक्ति जो कि 30 वर्षों तक भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और 2 बार उनको बीच में अंतरिम प्रधानमंत्री का भी काम संभालने का मौका मिला, अपना मकान नहीं बना पाए, अपने लिए एक रहने के घर की व्यवस्था नहीं कर पाए। उनकी ईमानदारी, उनकी सज्जनता, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने परिवार को कर्जे में छोड़कर मरे, लेकिन उनके नाम पर इस देश में कोई वोट डालने वाला नहीं है। तो हम और हमारा समाज सब मिलके इस मामले में एक मत हैं कि जिनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा ना, उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और करना हो तो कभी औपचारिक तौर पर हम लोग कर सकते हैं। आदरणीय साथियों, आज जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चूंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान की जो प्रस्तावना है पूरी अद्यतन मुझे लगता है किसी कार्यक्रम में नहीं पढ़ी गई है, तो मैं वो प्रस्तावना का वाचन यहाँ करना चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिस संविधान सभा के अध्यक्ष थे उसकी ये प्रस्तावना है, और संविधान सभा के बीच में भाषण करते हुए, अपनी बात रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस प्रस्तावना के बारे में और बेहतर ढंग से व्यक्त किया है, इसलिए मैं उस बात को नहीं व्यक्त करूंगा जो उनके उस भाषण में है, लेकिन मैं प्रस्तावना का वाचन कर रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान हम लोगों ने स्वयं स्वीकार किया है, हमारे ऊपर किसी ने इसको थोपा नहीं है। अब आदरणीय साथियों, मैं आता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय अपनी पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी को एक पत्र लिखा था। मैं उस पत्र को आप लोगों के बीच में इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उस पत्र के माध्यम से राजेंद्र प्रसाद जी देश, दुनिया और आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन पत्र तो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा है, लेकिन ये पत्र अपने आप में हम सब लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय है और इस पर हम लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए। पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी को लिखा पत्र आशीर्वाद, जिस तरह से किताब में है उसी तरह से लिया है मैंने। मैं कुशलता पूर्वक हूँ और वहाँ की कुशलता चाहता हूँ। बहुत दिनों से वहाँ का कोई भी समाचार नहीं मिला, इससे मन में चिंता है। आज मैं पहली बार अपने मन की बात खुलकर लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यानपूर्वक इसे पढ़ो और इस पर विचार करके मुझे उत्तर दो। सभी जानते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा, बहुत नाम हुआ, इसलिए मैं बहुत धन कमाऊंगा। सबों को मुझसे उम्मीद है कि मेरा पढ़ना लिखना केवल रुपया कमाने के लिए है। तुम्हारे मन में क्या है? तुम मुझसे केवल रुपया कमाने की अपेक्षा करती हो या कुछ और काम करने की? लिखना। तुम्हारे मन में क्या है? क्या
तुम मुझसे केवल रुपया कमाने की अपेक्षा करती हो या कुछ और काम करने की? लिखना। बचपन से ही मेरा मन धनोपार्जन से विमुख हो गया था। जब पढ़ने लिखने में मेरा नाम हुआ तो मैंने यह कभी नहीं सोचा, ना आशा की कि यह सब पढ़ना लिखना रुपया कमाने के लिए है। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं धनोपार्जन न करूँ तो क्या तुम गरीबी में मेरे साथ निर्वाह कर लोगी? यहाँ वो गरीबी को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ गरीबी को ऊंचाइयों पर खड़ा कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी स्थापना कर रहे हैं। मेरा तुम्हारा जन्म भर का संबंध है। मैं रुपया कमाऊं या नहीं, दोनों स्थितियों में तुम मेरे साथ रहोगी। किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मैं अर्थोपार्जन न करूं तो क्या तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट होगा? मेरा चित्त अर्थ लाभ के लिए काम करने से बिल्कुल हट गया है। मैं धनोपार्जन नहीं करना चाहता हूं। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुम्हें यह बात कैसी लगती है? यदि मैं धन नहीं कमाऊं तो तुम्हें मेरे साथ निर्धन की तरह रहना होगा। गरीबों का भोजन, गरीबों का पहनावा, गरीब हृदय से जीना होगा। मैंने इस पर विचार किया है और इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हाल में मैं रहूंगा, मेरी स्त्री सीता जी की भांति मेरे साथ रहेगी। देखिए, सुख में दुख में सब में मेरा साथ देना ही अपना धर्म और अपना सुख और अपनी खुशी समझेगी। यह पत्र 10-12 दिनों पूर्व लिखा था, किंतु इसे भेजा नहीं। आज भेज रहा हूँ। मैं शीघ्र ही घर आऊँगा। यदि संभव हो तो उत्तर देना, नहीं तो आने पर बात होगी। यह पत्र किसी को दिखाना नहीं। कुल मिलाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अंतर्दृष्टि को शायद यह ज्ञात था कि आगे आने वाला समय जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में भी जो नेतागण होंगे वो धन लिप्सा की ओर बढ़ेंगे, और उस समय जो गरीबी से आ रहे लोग होंगे वो किस तरीके से अपना स्थान बनाएंगे। मैं जो समझ पाया हूँ इस पत्र के द्वारा वो ये है कि उनको ये लग रहा था कि आगे आने वाले समय में जितने भी नेता होंगे हमारे देश के, वो सिर्फ और सिर्फ अपना आर्थिक साम्राज्य और अपना धन साम्राज्य खड़ा करने की दिशा में काम करेंगे। देश के लिए तो बहुत कम काम अपने आप हो जाएगा तो हो जाएगा। उस परिस्थिति में अगर गरीब और मध्यम परिवारों से लोग सार्वजनिक जीवन में आना चाहेंगे तो उनको कोई बात संबल देगी कि नहीं देगी। ये पत्र इस मायने में मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत शून्य और गरीब परिवार से सार्वजनिक जीवन में आया और गरीबी का उपहास मेरे जैसे तमाम लोगों ने झेला, और कई बार जनमत होते हुए भी, सारी बातें होते हुए भी बात यहीं आई कि साहब धन नहीं है, रुपया नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो भविष्य दृष्टि थी, शायद वो ये देख पा रही थी कि गरीबी से जो लोग आएंगे उनको कोई बात शक्ति दे, ताकत दे, ताकि ये पत्र उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से लिखा है, लेकिन लिखा पूरे देश के लिए। ये मेरा इसमें मेरा अपना स्वयं का जो वर्जन है, मेरा अपना स्वयं का जो महत्व है वो ये है। और उन्होंने गरीबी के स्वाभिमान को ऊपर रखा है, क्योंकि गरीबी का जो स्वाभिमान है वो अपने आप में स्वाभिमान है, और जो गरीबी के स्वाभिमान के लिए संघर्ष करेंगे, जो लड़ेंगे, गरीब रहते हुए गरीबी के स्वाभिमान को स्थापित करने के लिए संघर्ष करेंगे, हो सकता है कि उनका जीवन खप जाए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां उनके इस झंडे को जरूर संभालेंगी। ये मेरा विश्वास है। आदरणीय साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 है। बिहार का जो सीवान जिला है उसके जीरादेई गांव परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश से। माता कोलेश्वरी देवी और पिता महादेव सहाय के परिवार में उनका जन्म है। लेकिन वो बड़े मेधावी हैं, बहुत ही प्रखर और बुद्धिमान हैं, और छात्र जीवन की उनकी एक घटना मैंने एक पत्रिका में पढ़ी थी कि वो परीक्षा देने गए। उन्होंने परीक्षा में
10 प्रश्न जैसे कि पूछे जाते हैं कि 10 में से कोई 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और अपना नोट लगा दिया कि कोई से भी 5 प्रश्न जांच लीजिए। मतलब ये परीक्षक का नोट है, उसके बाद के छात्र परीक्षक से भी ज़्यादा योग्य है। मतलब ये कितने वो प्रखर व्यक्ति थे, कितने मेधावी थे कि, और मतलब उनके बारे में उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक लेख लिखा है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूँगा, कि ज़माने पर उनका प्रभाव, इस शीर्षक से उन्होंने एक लेख लिखा है। लेकिन वो गांधी जी से प्रभावित थे पूरी तरह। महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा सत्याग्रह और खादी, सत्य अहिंसा सत्याग्रह खादी चरखा, इसको आज़ादी के आंदोलन का वो बड़ा अस्त्र मानते थे। गांधी के खादी के अर्थशास्त्र के ऊपर उनका पूरा का पूरा एक भाषण है। भाषण तो उनके बहुत हैं, बहुत, मैंने इस बीच में उनके भाषणों को खंगाला और उनके बहुत सारे भाषण मैंने पढ़े हैं। लेकिन जो आर्थिक चिंतन है उनका, क्योंकि आज हम आर्थिक समस्याओं से बहुत बुरी तरह हमारा देश जूझ रहा है और पूरी दुनिया ही एक तरह से आर्थिक समस्याओं के कारण संकट में है। लेकिन वो खादी के जिस अर्थशास्त्र पर उद्बोधन देते हैं, वो खादी के अर्थशास्त्र पर उनका जो भाषण है वो मैं ज़रूर यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ना चाहूँगा। और उसमें उन्होंने बाकायदे आंकड़े दिए ताकि हम जान सकें कि ये खादी का अर्थशास्त्र और खादी के अर्थशास्त्र का जो चिंतन है वो उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। यदि प्रतिदिन 1 घंटा लोग चरखा चलाएं तो अपने काम के कपड़े के लिए उन्हें कभी नहीं भटकना पड़ेगा। इसके अलावा यदि अपने बचे हुए समय में 1-2 घंटे रोज हमारे प्रांत के किसान चरखा चलाया करें, मतलब बिहार प्रांत के किसानों के लिए वो कह रहे हैं ये बात, तो जमींदारों की माल गुजारी के संबंध में उनकी जो तकलीफ़ें हैं वे आसानी से मिट जाएंगी। सस्ती के समय, ये सस्ती का समय कौन सा होता है ग्रामीण क्षेत्र में? सस्ती का समय वो होता है जब खेतीबाड़ी का काम उनके पास नहीं होता, जब वो खेतीबाड़ी के काम से दूर होते हैं। तो उस समय के लिए भी वो कह रहे हैं कि सस्ती के समय सूत काटने की मजदूरी लेकर हम देखें तो इतने थोड़े से समय तक ही रोज चरखा चलाकर बिहार के 3.5 करोड़ लोग 14 करोड़ रुपए की खादी तैयार कर सकते हैं, जबकि बिहार के सभी जमींदारों की आमदनी सालाना 11 करोड़ रुपए है। मतलब उनके पास पूरा का पूरा एक आर्थिक रोड मैप है, उस समय भी आर्थिक चिंतन है। तो ये जो जमींदारों की मालगुजारी से, उनके शोषण से हम लोग पीड़ित हैं, यदि हम सचेत हों तो हम इस शोषण से और इस उत्पीड़न से अपने आप को निकाल सकते हैं। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये व्यक्त करते हैं। इस तरह वे अपनी ज़मीन आसानी से मुक्त करा सकते हैं। खादी खासकर गरीबों का सहारा है। मैंने देखा है कि कत्तिन, जो कत्तिन वो जो बाइयाँ होती हैं, जो मतलब जिनको कत्तिन कहा जाता है, खादी जो खादी कार्य है, उस खादी कार्य की शब्दावली में उनको कत्तिन कहा जाता है, जो रुई ले जाती हैं और सूत बना करके लेकर के आती हैं। कि मैंने देखा है कि कत्तिन 5-5, 10-10 मील से चलकर सूत बेचने के लिए आती थी और कितनी ही का एकमात्र सहारा सूत काटना था, और आज भी है। बहुतों को चरखा संघ वाले रुई तोल देते और कटा हुआ सूत मजदूरी ले लेते। अगर कभी किसी कारण से सूत खराब होने से या रुपए की कमी से सूत नहीं खरीदा जाता है तो वे गरीब इस तरह धाड़ मार कर रोने लगती हैं मानो उनका लड़का अभी अभी मर गया है। मतलब उनकी देखिए कितनी संवेदना के स्तर तक खादी के साथ और खादी के आर्थिक जो पक्ष है उसके साथ कितनी उनकी जो है ना उनका लगाव है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, वो इस बात को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। यह तो उस समय की बात है जब हम लोग आना डेढ़ आना ही मजदूरी दे पाते थे। आना डेढ़ आना होता था उस समय। आना एक आने का भी एक वो होती थी, वो मतलब खद्दर का एक अलग है, 1 पैसा भी होता। खद्दर का एक अलग अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र का आधार पश्चिम के अर्थशास्त्र के सिद्धांत नहीं हो सकते। जो पश्चिम का अर्थशास्त्र है वो पश्चिम का अर्थशास्त्र
मिलों पर आधारित है, कारखानों पर आधारित है, मशीनों पर आधारित है। और मशीनें, मिल, कारखाने शोषण को बढ़ावा देने वाले संस्थान हैं गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चिंतन में, क्योंकि उनके द्वारा तो अधिकाधिक धन इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार की जाती हैं। उस अर्थशास्त्र के विद्वान भारतीय प्रोफेसर खादी के अर्थशास्त्र की बातें शीघ्र नहीं समझते, क्योंकि उनका ज्ञान पुस्तकों के सिद्धांतों पर निर्भर करता है, व्यावहारिक ज्ञान उन्हें है ही नहीं। अर्थशास्त्र की वे पुस्तकें पाश्चात्य देशों के अनुभवों पर हैं, यहाँ के अनुभवों को वे कैसे प्राप्त करें। मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि मिलों के कारण ही इंग्लैंड इतना खुशहाल है, फिर उन्हें अपनाकर भारत क्यों नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन अगर सोचें तो इंग्लैंड के लोगों के खुशहाल होने का कारण कुछ और है। एक तो वह 4 करोड़ लोगों का देश है, हमारे प्रांत की ही आबादी 3.5 करोड़ है, बंगाल की आबादी 6 करोड़ है, हमारे एक प्रांत के समान यह देश है, किंतु उसने दुनिया के 1/3 हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है। उससे जो शोषण से जो प्राप्त उसको होता है, उसके कारण वो खुशहाल है। यहाँ उसकी तस्वीर भी वो खींच रहे हैं। कब्जा जमा रखा है, जिन सब का बाजार उसने अपने मिलों के सारे माल की बिक्री के लिए सुरक्षित रखा है। इसी कारण मिलों के द्वारा सामान तैयार करने वाले जर्मनी और जापान जैसे देश बाजार के लिए ही इतनी भयानक लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि 40 करोड़ की आबादी वाला यह देश भी इंग्लैंड के समान मिलों के द्वारा उपज करने लगे तो उसकी खपत के लिए आप सूर्यलोक या चंद्रलोक कौन सा बाजार खोजने जाएंगे। मतलब उनके पास तो बाजार हैं, उनकी कॉलोनियां हैं, उनके उपनिवेश हैं, लेकिन हम तो उन्हीं के उपनिवेश है ना आखिरकार। अगर हम भी उन्हीं की तरह उत्पादन करने लगेंगे तो हम बाजार कहाँ खोजने जाएंगे। भगवान ने हमें 2 हाथ अपनी ज़रूरत और दूसरों की सेवा करने के लिए दिए हैं, लेने के लिए नहीं दिए हैं, देने के लिए भी मिले हैं। इसलिए उन हाथों को बेकार करने वाली मिल की यह प्रथा घनघोर हिंसा से लिपटी हुई है। यहाँ हिंसा और अहिंसा आ गई। जो गांधी जी की अहिंसा, सत्य, चरखा, खादी, सूत, इस सब को वो आज़ादी के आंदोलन का एक अस्त्र मान के चल रहे हैं और उसकी उद्घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर वो इसको जो कारखानों और मिलों के द्वारा उत्पादन किए जाने वाले को एक हिंसक कार्रवाई मानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जब तक हिंदुस्तान में मिलें नहीं बनी थी, विदेशी कपड़ा वहाँ जाता था, यहाँ आता था, किंतु अब उनकी जगह भारतीय मिलों में बहुत कपड़ा बनने लग गया है, तो भी उन लोगों की रोजी वापस नहीं लौटी जो पहले चरखे करगे से अपनी रोजी कमाते थे। मशीनों से हिंदुस्तान के उन लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा। इसी तरह भारत में पहले जो चीनी बनती थी उसे गांव के लोग बना लिया करते थे। कुछ दिनों बाद जावा से मिलों में बनी चीनी आने लगी, उसे देखकर यहाँ भी चीनी मिलें तैयार हुई। अब चीनी इतनी तैयार की जाने लगी है कि यहाँ से बाहर जाती है। इससे देश का तो फायदा हुआ, किंतु जावा और भारत दोनों के उन गरीबों के दुख की जो ये रोजगार करते थे उसमें बढ़ोतरी, उनके दुखों की बढ़ोतरी हुई है। अतः वास्तव में कोई फायदा ही नहीं हुआ। एक जगह ऐश्वर्य तो दूसरी जगह गरीबी, यही मिल की कृपा है। मशीन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने का एकमात्र कारण ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटकर इकट्ठा करना है। अमेरिका इत्यादि में तो अन्न वस्त्र आदि को बहुत तैयार करने पर जब उनके लिए बाजार नहीं मिलता तो वो फालतू माल जलाकर खाक कर देते हैं, लोगों तक को उपयोग के लिए नहीं देते। वहाँ शोषण की मानसिकता जो हमसे बड़े हुए पूंजीवादी देश हैं वो तब से चली आ रही है कि आज यदि उनके पास कोई फालतू सामान बच जाए ना, तो हमारे यहाँ तो फिर भी एक दान की परंपरा है कि कहीं सहयोग कर दें, कहीं किसी आश्रम में जाके कुछ खिलाया है, वो उसको नष्ट कर देंगे, उसको फेंकवा देंगे कहीं भी, लेकिन किसी के सहयोग के लिए नहीं देंगे। ये उनका आर्थिक दर्शन है। और जलाकर खाक कर देते हैं और थोड़ा ही बहुत महंगा बेचते हैं। माल को सस्ता बेचने पर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी कारण आज युद्ध के लिए खूंखार साधनों की तैयारी में करोड़ों रुपए रोज लगते देख रहे हैं। ये गोली बारूद, गैस और हवाई जहाज इत्यादि सिर्फ नष्ट करने या नष्ट होने के लिए बनाए जा रहे हैं। खद्दर का अर्थशास्त्र अहिंसा का अर्थशास्त्र है, इसलिए मिल के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है।
मुकाबला तो समान चीज़ों में होता है, यह तो उससे अलग ही चीज़ है। महात्मा जी ने जब देखा कि मिल के कपड़े के 2-3 आने गज होने के कारण खादी को भी लोग सस्ती बनाना चाह रहे हैं और मज़दूरों को कम मजदूरी मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर खद्दर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सूत काटने वालों को 8 आने रोज़ देना होगा और दूसरे मज़दूरों को भी इसी तरह। हम लोगों ने इस बात को अच्छी तरह नहीं समझा। ऐसा करने पर खादी बहुत महंगी हो जाती, इसलिए मजदूरी 2.5 आने कर दी। नतीजा यह हुआ कि ज़्यादा पैसा मिलने के कारण अब कितने ही मजदूर मन लगाकर तथा अधिक परिमाण में सूत काटने लगे। खादी की खूब तरक्की हुई पर कीमत दुगनी हो गई। हम लोगों की लड़ाई शुरू होने के पहले ही युद्ध के कारण यद्यपि मिलों के कपड़े की कीमत बहुत बढ़ गई, तथापि हमारे यहाँ खद्दर की कीमत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वही कीमत रही। नतीजा यह हुआ कि खद्दर की खपत होने लगी। इसी बीच एक और सुधार हुआ। जब मिल के कपड़े सस्ते थे तो कतने सूत की मजदूरी लेकर खुद मिल के कपड़े खरीद कर पहनती थी, इसलिए गांधी जी के आदेशानुसार उनसे कहा गया कि कतने खुद खादी पहनेंगी हम उन्हीं का सूत लेंगे। अब बहुतेरे काटने वालों ने खुद खादी पहनना शुरू कर दिया है। मजदूरी का छोटा सा अंश काट लिया जाता है। जब एक साड़ी या कुर्ते की कीमत जमा हो जाती है तो वे कपड़ा उन्हें दे दिया जाता है। उन्हें एक पासबुक मिली हुई है जिस पर उनका रुपया जो जमा है वो लिखा रहता है। कोई कत्तिन अपने लिए अलग सूत काट कर रखती है और बुनवा लेती है। इस तरह खद्दर ने ज़्यादातर गरीब किसानों और मज़दूरों को कपड़ा ही नहीं रोटी भी दी है। मैंने हिसाब करके देखा कि खद्दर की कीमत में करीब 1/3 हिस्सा किसान को और उतना ही सूत काटने वाले को तथा यही रकम बुनकरों को भी दी जाती है। कपड़े बेचने वाले को तो सैकड़ों 10 या 12 पाते होंगे, किंतु उनका भी तो संगठन करना ही पड़ता है। खद्दर का यह अर्थशास्त्र अहिंसा का अर्थशास्त्र है। अहिंसा का हिंसा से मुकाबला नहीं हो सकता। पश्चिम पूरब के देश सिर्फ विचित्र विध्वंसक वस्तुओं को ही नहीं बना रहे, बल्कि तरह तरह की मनस्थिति भी पैदा करते हैं। इंग्लैंड और यूरोप के देशों में घूमने जाएं तो हर एक जगह युद्ध के स्मारक देखेंगे। यहाँ फलानी लड़ाई हुई थी, यहाँ उसके विजेता हैं। इस तरह के स्मारकों को वहाँ लड़के बचपन से ही देखते हैं। उनके भी मन में उसी तरह के बहादुर बनने की इच्छा होती है। फल यह होता है कि ये लोग जान देकर भी जान लेना चाहते हैं, जान देकर भी जान लेना चाहते हैं। मतलब यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अहिंसा को इतना ज़रूरी बता रहे हैं कि ये जो बचपन से ही वहाँ पर बच्चों में जो पैदा हो जाती है वो किस तरीके से समाज के लिए हानिकारक। किंतु हमारे देश की यह कभी प्रथा नहीं रही। अंग्रेज़ों ने भले ही प्लासी या बक्सर इत्यादि में युद्ध के स्मारक खड़े किए, किंतु उसके पहले के मुसलमानों या हिंदू ज़माने के युद्ध स्मारक हमारे देश में नहीं है। सच पूछिए तो ये हमारी संस्कृति ही नहीं है। यूँ तो अंग्रेज़ों या उसकी शिक्षा से हमारे ही बच्चों को ये झूठी सीख मिलती रही कि अंग्रेज़ ही इस देश में शांति लाए हैं। पहले हिंदुस्तान के लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, पूरी अराजकता थी, किंतु ये बात बिल्कुल झूठी है। हम और आप यूँ तो खेत की आड़ के लिए भी लड़ते हैं, किंतु यह भी कोई लड़ाई है। मतलब यूरोप महादेश के छोटे छोटे देश वास्तव में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। मतलब हमारे मुकाबले में यूरोप में हमेशा जो है ना किन्हीं कारणों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इन्हीं पिछले 100 वर्षों में जितनी लड़ाइयाँ यूरोप में होती रहीं उतनी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखी। सन 1860 से लेकर आज तक एक के बाद एक लड़ाई होती रही। जर्मनी के बिस्मार्क ने सन 1870 में फ्रांस को बुरी तरह हराया। फ्रांस ने सन 1918 में उसका बदला लिया, किंतु 1940 में दूसरा ही रंग देखा। जर्मनी ने फ्रांस को रौंद डाला। अभी कौन जानता है कि क्या होगा, किंतु अगर इस लड़ाई के बाद भी लोग नहीं संभले और युद्ध खत्म होने पर इंग्लैंड, रूस, चीन और अमेरिका इत्यादि में जो उस समय साथी नज़र आ रहे हैं, उद्देश्यों की एकता नहीं हुई तो कुछ ही वर्ष बाद इससे भी भयंकर युद्ध होगा और लोगों को झक मारकर अहिंसा की शरण लेनी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी लोगों ने अहिंसा को नहीं अपनाया तो लड़ लड़कर मिट जाएंगे और सारी सभ्यता को खाक में मिला देंगे। सभ्यता आज भी मिट रही है। यूरोप के बड़े बड़े प्रोफेसर दिन रात इसी बात की चेष्टा में हैं कि वे कैसे कैसे नए विध्वंसक अस्त्र ईजाद करें
जो मनुष्य का नाश तुरंत कर दें। अब हमारे देश में अगर ऐसी तैयारी की जाए तो की जा सकती है, किंतु उसमें बहुत दिन लगेंगे। जिस दिन हम लोग आज की तैयारी कर पाएंगे उस दिन दुनिया हिंसा में बहुत दूर आगे बढ़ चुकी होगी। इसलिए इस असंभव कल्पना से और हर तरह से हमारा कर्तव्य है कि हम अहिंसा के इस नए अस्त्र को ही हाथ में रखें, जिसमें ना तो कोई खर्च है ना कोई मुकाबला। प्रतिपक्षी के मुकाबले हम इस अस्त्र की लड़ाई में बहुत अधिक तैयार हैं और उसके पास इसकी कोई काट नहीं है। कुल मिलाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी जी के अहिंसा के उस सूत्र वाक्य की ओर हमें ध्यान दिला रहे हैं, उस सूत्र वाक्य की ओर ले जा रहे हैं जिसमें गांधी जी ने एक बार ये कहा था कि या तो दुनिया में अहिंसा रहेगी या ये दुनिया बचेगी नहीं। कुल मिलाकर के अहिंसा उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण एक अस्त्र के रूप में है कि अहिंसा के माध्यम से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी और अहिंसा के माध्यम से ही इस देश का हम नया निर्माण करेंगे, इस देश को बनाएंगे। हमारी संस्कृति के अनुकूल हमारे घर की काम की दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जो पाश्चात्य अर्थशास्त्र के प्रतिकूल ठहरती हैं। ग्रेग महाशय भारतीय घरों की चक्की इत्यादि देखकर चकित रह गए थे, किंतु हमारे यहाँ हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि इतने मनुष्यों के जीवन निर्वाह के लिए सभी व्यक्तियों को ईश्वर अथवा प्रकृति की ओर से मिली शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें शोषण पर जीने का कोई हक नहीं। गांधी जी की मूल बातों को पकड़ लेते हैं, इसलिए दुनिया आज नहीं तो कल उनके आदेशों को अवश्य अपनाएगी। मिल के द्वारा जो खाने पीने की चीज़ें तैयार की जाती हैं उनकी जीवनदायिनी शक्ति खराब हो जाती है, कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए उनके खाने से लोगों को कम फायदा होता है। महात्मा जी ने मिल के तेल की जगह कोलू में कुछ ऐसा सुधार करवाया कि आज उसकी नकल पर ही सरकार ने कई जगह कोलू स्थापित किए हैं। कपड़े के बारे में आप काफ़ी सुन चुके हैं। महंगा होने के कारण जिनको शिकायत है उनको महात्मा जी मुंह तोड़ उत्तर देते हैं कि यदि आपको खद्दर से प्रेम है तो यह आपके लिए कभी महंगा नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं अपने हाथ से सूत तैयार कर लेते? अपने 24 घंटे के समय का एक एक मिनट दूसरे काम में लगाने वाले कितने आदमी हैं जिन्हें सूत काटने की फुर्सत नहीं है। यदि गांधी जी इत्यादि बड़े बड़े नेताओं को भी अपने कपड़े के लायक सूत काटने का समय मज़े से मिल जाता है तो कोई कारण नहीं कि और लोगों को इसके लिए समय न मिले। समय नहीं मिलने का बहाना व्यर्थ है। 1 घंटा रोज़ सूत काटने में 40 गज कपड़ा या इससे डोड़ा भी साल भर में मज़े से निकाला जा सकता है, जबकि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कपड़े की औसत ज़रूरत 16 गज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो आर्थिक चिंतन है वो खादी पर आश्रित है, खादी पर अवलंबित है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह, खादी चरखा आज़ादी के आंदोलन के उस समय के सारे ये अस्त्र हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई में अध्यक्ष बने और उस समय की जो उनकी कार्य समिति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं हैं उसमें, जे.बी. कृपलानी महामंत्री हैं, सेठ जमनालाल बजाज कोषाध्यक्ष हैं, सरदार पटेल हैं, श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें बाद में सरहदी गांधी के नाम से पूरी दुनिया ने सम्मान दिया, डॉक्टर पी.सी. घोष हैं, शंकर राव देव हैं, भूलाभाई देसाई हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। ये एक समकक्ष उस समय के सारे नेता हैं। 1934 में भी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनका जो उद्बोधन है वो उद्बोधन आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के सिद्धांतों और महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके उसूलों पर आधारित है। उन्होंने स्वयं अपने भाषणों में, अपने जितने भी उनके संबोधन हुए हैं, किसी तरह के दुनिया में चलने वाले उस समय के तमाम जो और वाद चलते हैं, बहुत सारे वादों से अपने आप को दूर रखा है, लेकिन वो गांधी जी के सत्य अहिंसा खादी और चरखा को ही
पूरी की पूरी मानव जाति का एक बहुत बड़ा उद्धारक मानते हैं और इससे मानव जाति का बहुत बड़ा भला होगा, इससे मानव जाति की बहुत बड़ी उन्नति होगी। वो किसी भी तरह के, जैसे बहुत उस समय समाजवाद की भी चर्चा है, बहुत सारे और सिद्धांतों की भी चर्चा है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो चिंतन है, जो उनकी जीवन शैली में भी झलकता है, जो उनके रहन सहन में, उनके तौर तरीक़ों में भी झलकता है, वो महात्मा गांधी के साथ हैं, महात्मा गांधी के पास हैं। महात्मा गांधी उनकी बड़ी प्रेरणा के केंद्र हैं, बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। आदरणीय साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए और भारतीय संविधान के निर्माण के बाद संविधान सभा की पूर्णकालिक बैठक में उन्होंने जो भावना व्यक्त की है उसको भी मैं थोड़ी देर बाद आपके बीच में यहाँ प्रस्तुत करूँगा। लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जीवन है वो आज़ादी के प्रत्येक आंदोलन में है, स्वतंत्रता के प्रत्येक संग्राम में है और उन्होंने स्वयं जो अपनी आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा में या तो वो बच रहे हैं इस बात को व्यक्त करने में कि वो कितनी दफ़े अंग्रेज़ों के दमन और उत्पीड़न का शिकार होकर के उनको कितनी बार गिरफ्तार किया गया है, कितनी दफ़े वो जेल गए हैं, कितनी दफ़े उन्होंने अंग्रेज़ों का दमन और उत्पीड़न सहा है समय समय पर, क्योंकि उन्होंने बहुत बार जो है ना अपने विचार व्यक्त किए हैं। समय समय पर उन्होंने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो धार्मिक मामलों में भी बोलते हैं, वो छुआछूत के मामलों में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं, अस्पृश्यता के मामलों में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। धार्मिक मामलों में वो कहते हैं कि सभी धर्म वालों के साथ संभाव रखना हमारे देश में जो आग फैली हुई है उसे शमन कर सकता है। सभी धर्म वालों के साथ समभाव रखना। पर हम तो धर्म के नाम पर स्वार्थ की पूजा करते हैं, अपनी कमजोरियों पे भी वो प्रकाश डाल रहे हैं, अपनी कमजोरियों पर भी वो आक्रमण कर रहे हैं, दूसरों को दबाने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, जैसा कि आज हमारे देश में हमें दिखाई पड़ रहा है। हम तो धर्म के नाम पर स्वार्थ की पूजा करते हैं, दूसरों को दबाने का प्रयत्न करते हैं और न मालूम कितने प्रकार के अनर्थ और पाप किया करते हैं। यही कारण है कि आज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे फसाद, मार काट, लूट मार हो रही है। कौन धर्म है जो इसकी निंदा नहीं करता? सब धर्म वाले कहते हैं अरे ये धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन करते उसमें शामिल हो जाते हैं। और किसी धर्म के ऐसे लोग नहीं हैं जो इनमें शरीक नहीं होते। आज तो हम मनुष्यत्व के साधारण नियमों को भी भूल गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमको कितनी बड़ी चेतावनी उस समय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इंसानी उसूल होते हैं, जो मानवता के गुण होते हैं, उन मानवता के गुणों को भी हम लोगों ने भुला दिया है। इतना ही नहीं, जानवरों के नियमों का भी पालन हम नहीं करते। हिंसक जंतु भी दो कारणों से दूसरे पर आक्रमण करते हैं। वो हिंसक जंतुओं के बारे में भी बता रहे हैं किस कारण से करते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि यदि उनके ऊपर कोई हमला करने का प्रयास करे तब वो पलट के उसके ऊपर हमला करता है। कोई हिंसक जंतु है, हिंसक जीव जंतु है, वो तब उसके ऊपर हमला करेगा जब उसके ऊपर कोई हमला करने का प्रयास करे। या दूसरा कारण तब जब वो कहीं से अपनी कोई खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके लाया है और वो खा रहा है और उस खाद्य पदार्थ में से कोई भी दूसरा जानवर उससे छीनने का प्रयास करेगा, तब वो उसके ऊपर हमला करेगा। लेकिन हम इन दोनों कारणों के अलावा भी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। कई बार हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। जो जानवरों के अंदर जो प्रवृत्ति है ना, उस प्रवृत्ति का भी हम लोग पालन नहीं करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी छुआछूत के बारे में आगे बोलते हैं कि छुआछूत का भूत हमारे समाज में बहुत दिनों से बड़ा अनर्थ करता चला आ रहा है, इसे निकाल भगाना चाहिए। सच पूछिए तो अछूतपन हिंसा का एक बड़ा भयंकर रूप मात्र है। अगर हम किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, ये कहते हैं कि तुम हमारे पास बैठने लायक नहीं हो,
तुम्हारा जन्म फलां जाति में हुआ है, मैं उच्च कुल का हूँ, उच्च जाति का हूँ, यदि मैं उसे अपने पास नहीं बैठने देता या मैं उसके पास नहीं बैठता या उसके हाथ की ली हुई कोई चीज़ या पानी का गिलास नहीं लेता, तो ये भी एक तरह की वो कहते हैं हिंसा है। मतलब उनकी जो हिंसा की मामला है ना, अहिंसा और हिंसा, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं समझता हूँ कि कई बार हमको ऐसा लगता है, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को, कि वो बिल्कुल गांधी के बराबर से आकर के खड़े हो गए हैं, गांधी जी के बिल्कुल पास आकर के खड़े हुए हैं, जब वो अहिंसा और हिंसा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वो गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से उनसे कहीं पीछे। छुआछूत ने हमारे समाज को तितर-बितर कर दिया है, उसमें दुर्बलता ला दी है। इस संबंध में अब केवल वाद विवाद करने का, इसके औचित्य अनौचित्य पर विचार करने का समय नहीं रह गया है। इसे एक बारगी दूर करना ही संतोष का विषय है। इस ओर हिंदुओं का ध्यान गया और आपका यह कर्तव्य है कि आप प्रतिदिन के जीवन से इससे बचिए, दूसरों को बचाइए। थोड़ी भी अछूतपन की भावना हो तो उसे दूर करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रत्येक विषय पर जीवन को प्रभावित करने वाले, मानव जाति के जीवन को प्रभावित करने वाले, राष्ट्रीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले और हमारे पूरे तंत्र को प्रभावित करने वाले जितने भी विषय हैं, उन विषयों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो विचार है, जो वो व्यक्त करते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार के डबल मायने नहीं है, कहीं किसी प्रकार से उनके हम दोहरे अर्थ नहीं निकाल सकते। और दूसरे, उनका जो कहना है ना, उसके अनुरूप उनका जीवन है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे कि अभी व्यक्तिगत चर्चा में पवन करण जी एक बात बता रहे थे कि जब वो राष्ट्रपति बन के पहुँचे तो राष्ट्रपति भवन के जो सबसे छोटा जो गेस्ट हाउस है, विश्रामालय, वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन तो बहुत बड़ा है, वो उस समय के अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ है। और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वो 12 साल राष्ट्रपति भवन में रहे, और जितना सादगी से, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा किया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक ऐसी लाइन राष्ट्रपतियों के लिए बनाई है जो राष्ट्रपति उनकी लाइन और उनकी गरिमा और उनके विचारों के अनुकूल राष्ट्रपति भवन में जीवन यापन करेंगे और उसमें रहेंगे और उस तरीके से अपना आचार व्यवहार रखेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिस तरह पूरी दुनिया में मान था, उनकी जिस तरह से प्रतिष्ठा थी, उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बहुत शानदार लाइन उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भवन में रहते हुए एक बनाई है। जब वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान बन गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के बीच में जो उद्बोधन दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आदरणीय साथी। क्योंकि जब मेरे जैसा छोटा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति इसलिए इन सब चीज़ों का सहारा ले रहा है कि कोई भी एक भी शब्द इधर से उधर ना होने पाए, क्योंकि एक भी शब्द इधर का उधर अगर हो गया और मैंने कुछ उनके नाम पे बोल दिया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने जिस पद्धति को अपनाया वह था सर्वप्रथम विचारणीय विषय को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बड़े प्रेरणादायी भाषण में रखा गया। वह है हमारे संविधान की जो अब प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखी थी और 15 दिसंबर 1946 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इसमें एक बार संशोधन हुआ है जहां पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। इसके बाद इसने संविधान के विभिन्न पक्षों पर कार्य करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। बहुत सारी समितियां थी। संविधान जब बना है हमारा, अंबेडकर ने इन समितियों के नाम का जिक्र किया। कई समितियों के सभापति जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल थे, जिन्होंने संविधान के मूल ढांचे को तैयार करने का श्रेय
जिन्हें संविधान के मूल ढांचे को तैयार करने का श्रेय है। मुझे इतना ही कहना है कि सबने पूरी तत्परता से काम किया और रिपोर्ट तैयार की, उस पर संविधान सभा ने विचार किया, उनकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया, इसी आधार पर संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह कार्य श्री BN राव ने किया। एक BN राव थे जो संवैधानिक सलाहकार थे, जो संविधान सभा में जो पूरा का पूरा इन्होंने इसको लिखने का, ड्राफ्टिंग करने का काम किया, जिन्हें दूसरे देशों के संविधान का विस्तृत ज्ञान था, जिन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ देश की परिस्थितियों की जिन्हें विस्तृत जानकारी थी। सभा ने जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जिसमें BN राव के मूल मसौदे पर कार्य किया गया, संविधान का मसौदा तैयार किया गया, जिस पर संविधान सभा ने विस्तृत विचार विमर्श किया। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बतलाया, 7635 संशोधन लाए गए थे संविधान सभा में। जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, 7635 संशोधन उसमें प्रस्तुत हुए थे, जिसमें से 2473 ही पारित हो सके। यह मैं सब दिखलाने के लिए कह रहा हूं, केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं बल्कि दूसरे सदस्य भी सतर्क थे, मसौदे के विभिन्न पक्षों की जांच गहराई से कर रहे थे। इसमें आश्चर्य नहीं कि हम लोग मसौदे के प्रत्येक अधिनियम बल्कि उसके प्रत्येक वाक्य और शब्द पर विचार करते थे, प्रत्येक वाक्य पर और शब्द पर के इस शब्द का क्या अर्थ होगा, इस शब्द का दुनिया में क्या संदेश जाएगा, इस पर भी विचार करते थे। माननीय सदस्यों को यह जानना रुचिकर होगा कि आम लोग भी इस कार्रवाई में काफ़ी रुचि लेते थे। जब संविधान पर विचार हो रहा था तब 53,000 से ज़्यादा आगंतुक दर्शक दीर्घा में प्रवेश किए हुए थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मतलब अपने भाषण में बताया कि जब पूरा का पूरा इस पर विचार चल रहा था तो जो दर्शक दीर्घा थी उसमें 53,000 से ज़्यादा लोग थे। परिणाम स्वरूप संविधान के प्रारूप का आकार बड़ा हो गया। जब इसे पारित किया गया तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं, जबकि BN राव के मूल मसौदे में सिर्फ 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थीं। मैं इस शिकायत को विशेष महत्व नहीं देता कि संविधान बहुत बड़ा हो गया है। अगर नियमों पर अच्छे ढंग से विचार किया गया है तो आकार से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आखिर में एक बात जरूर कहते हैं संविधान सभा के समक्ष। उन्होंने कहा है कि संविधान में कोई भी व्यवस्था की गई हो या नहीं की गई हो, अब वो यहाँ पे आ जाते हैं आखिर में, देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रशासन कैसे चलता है। यह उन पर निर्भर करता है जो लोग इसे चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे। जब लोग आएंगे और इसके हिसाब से काम होता है कि नहीं होता संविधान के बारे में, तभी हम जान पाएंगे कि संविधान कितना कारगर हो पा रहा है। यह पुरानी कहावत है कि किसी देश की सरकार वैसी ही होती है जैसे उस देश के लोग चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यदि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि सक्षम और चरित्रवान होंगे तो वह एक दोषपूर्ण संविधान के बावजूद भी सर्वोत्तम प्रस्तुति दे सकेंगे, और यह वैसे ही होंगे कि कोई भी संविधान देश का भला नहीं कर सकता। यदि वे लोग ठीक नहीं हुए तो कोई भी संविधान देश का भला नहीं कर सकता। वे आगे कहते हैं कि हम सांप्रदायिक भेदभाव के शिकार हैं। फिर से अपनी कमजोरियों की ओर बता रहे हैं, फिर से हमें अपनी कमजोरियों पर सचेत कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जातिगत भेदभाव के शिकार हैं, भाषाई और प्रांतीय आधार पर हम बटे हुए हैं। अभी मजबूत चरित्र, बेहतर विजन वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। छोटी मोटी ज़रूरतों के आगे जो देश के व्यापक हितों को कुर्बान नहीं करें, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम केवल उम्मीद करें कि देश ऐसे लोगों को बड़ी तादाद में हमारे सामने लाएगा। जो चुने हुए लोग आ रहे हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं कि इतने जो हज़ारों लोग चुन करके आएंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और पूरे देश की विधानसभाओं में सब मिला करके जो लोग चुन करके आएंगे
आज के भारत के सामने जो काम हमारे समक्ष है वो उन कामों से कठिन है जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे सामने हुआ करते थे। महात्मा गांधी ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाए जाने वाले साधनों की शुचिता पर विशेष जोर दिया। हम यह नहीं भूलें कि इस बात का शाश्वत सार्वकालिक महत्व है। यह सिर्फ संघर्ष के दिनों का सूत्र नहीं था, यह आज भी प्रासंगिक है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी महान और सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी ओर से मुझे अपार स्नेह एवं सम्मान मिला। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर रोज रोज की कार्रवाई का साक्षी होते हुए मैंने जो महसूस किया वह शायद किसी और ने नहीं किया होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के पूर्ण अध्यक्ष के अपने दायित्व को संविधान सभा की प्रत्येक कार्रवाई में, प्रत्येक चर्चा में, प्रत्येक संशोधनों के समय, तभी तो उन्हें मालूम था ना कि 53,000 से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्य को देखने आए हुए हैं दर्शक दीर्घा में। उन्होंने देखा, महसूस किया, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का उत्साह और असीम समर्पण मैंने देखा। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने प्रतिकूल स्वास्थ्य के बावजूद अद्भुत मनोयोग से काम किया, उन्होंने अपने चयन को सार्थक सिद्ध किया और पूरे अभियान को नई आभा प्रदान की। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी को माध्यम बना के कहा। डॉक्टर अंबेडकर सहित मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से अपने संवैधानिक सलाहकार BN राव को धन्यवाद के शब्द कहूँ, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से हमें समृद्ध किया है। दूसरे सदस्यों को भी उसी गहनता और विद्वता से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया है। आदरणीय साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो विज़न है, उनका जो दर्शन है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो आदर्श हैं, वो उनकी प्रत्येक बात में, प्रत्येक उनके विचारों में पूरी तरह से साफ साफ हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने बालिग मताधिकार के बारे में, जब हमने बालिग मताधिकार दिया है ना, तो बहुत लोगों ने उस पर शंकाएं की हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मुझे अपने गांव देहात के उन लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है जिन्हें लोग ये कहते हैं ना कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन ये देश के हितों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से सचेत रहते हैं। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए बालिग मताधिकार के प्रश्न पर भी उन्होंने किसी की आपत्ति को नहीं सुना, बल्कि आपत्तियों का पूरी तरीके से उत्तर दिया है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे मामले हैं जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं समझता हूँ कि एक विचार की दृष्टि से और अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने तौर तरीके, इन सब के साथ साथ एक इतिहास में उनका, मैं समझता हूँ कि ऐसा बड़ा स्थान है जो स्थान बहुत कम लोगों को प्राप्त होता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक विचारधारा के व्यक्ति, एक वैचारिक, गांधी जी के पक्के अनुयायी, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, खादी, चरखा के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन को गति देने वाले और कम से कम साधनों में, चाहे वो आज़ादी के आंदोलन में रहे हों, चाहे आज़ादी के बाद जब वो राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति भवन में रहे और राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो अपने पटना के उसी सदाकत आश्रम में लौट करके आ जाते हैं जहां वो आज़ादी के आंदोलन के समय रहा करते थे। तो ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में दिव्य लोग थे, जो इतने प्रखर विद्वान थे, इतने अध्येता थे और उनके द्वारा कही गई बातों को उनके विरोधी, जो उनका विरोध तो करना चाहते थे, लेकिन विरोधी भी उनकी बातों को नहीं विरोध कर पाते थे, तथ्यात्मक विरोध नहीं कर पाते थे, बल्कि उनका बहुत अधिक सम्मान देते थे। आदरणीय साथियों,
महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु कहा है। वे अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, उनका कोई विरोधी नहीं था। वे अपनी शैली, अपने व्यवहार, अपनी जीवन शैली, इससे उन्होंने इस देश में और दुनिया के उस समय के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष एक ऐसा स्थान बनाया जो स्थान मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक बहुत बड़ी श्रद्धा का ही केंद्र हो सकता है। एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, और आधुनिक भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंच करके जो इन्होंने एक स्थान बनाया, जो उन्होंने एक छाप छोड़ी, जो उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। और इस देश ने जब वो राष्ट्रपति से सेवानिवृत्त हो रहे थे, जो नए राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जब कार्यभार संभाला तो उसी दिन उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। इस देश ने उनको भारत रत्न देकर मैं समझता हूँ कि भारत रत्न की गरिमा को ऊंचाइयाँ दी। ये एक बहुत बड़ा मामला है। जवाहरलाल जी ने उनके बारे में लिखा है कि ज़माने पर उनका बड़ा प्रभाव था, और उन्होंने कहा है कि मैंने 45 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ काम किया। 45 वर्ष के अपने उन्होंने अनुभव साझा किए हैं उस लेख में। मुझे लग रहा है कि समय हो रहा है, इसलिए उस लेख को यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके स्पष्ट सोच, स्पष्ट विचार और गांधी जी के दर्शन के प्रति उनका जो एक बड़ा कमिटमेंट है, जो उनकी एक अगाध श्रद्धा है, और उनकी जो जीवन शैली है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदैव हमारे श्रद्धा के केंद्र थे, हमारे आदर के केंद्र थे, और आदर के ही केंद्र रहेंगे। आज जबकि हम स्वतंत्रता के आंदोलन पूरे हो जाने के बाद, भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात 75वीं हमारी आज़ादी का हम जश्न पूरी दुनिया में मना रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका जिक्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। आज जिस तरह का हम धार्मिक उन्माद देख रहे हैं, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग डरे और सहमे हुए हैं, कुछ लोग इस देश में अपनी बात खुल करके नहीं कह पा रहे हैं, उनको वो जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अगर वो होते तो बहुत अच्छा होता, हम लोगों को बहुत बड़ा सहारा होता, लेकिन वो नहीं है। तब भी उनके विचार हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति के केंद्र हैं, बहुत बड़ा शक्ति पुंज हैं, और वे हमारा और पूरे देश का मार्गदर्शन करेंगे। और देश वर्तमान जो कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें कुछ लोग डरे और सहमे हुए हैं और कुछ लोग आक्रांत होकर के आक्रमणकारियों की तरह व्यवहार इस देश के अंदर हो रहा है, इस परिस्थिति से हम देश को उबार पाएंगे। इन सारी की सारी विचार गोष्ठियों का और इन संवादों का मैं समझता हूँ कि यही आज के समय में संकल्प है। इस संकल्प को हम लोग जन जन तक जितना पहुँचा सकें पहुँचाएँ। हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को के जो नायक हैं उनको याद करके हम उनके विचार पक्ष को जरूर लोगों तक पहुंचाएं, यही मैं समझता हूं कि समय की आवश्यकता है। आदरणीय साथियों, आप सब लोगों ने, मैंने जिस तरीके से टूटी फूटी भाषा में जिस तरीके से अपनी बात को और बहुत कुछ प्रपत्रों का और पेपर्स का सहारा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, बहुत धैर्यपूर्वक उस पूरी बात को सुना, मुझे सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद।